सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पिछली क्लास में 1857 का विद्रोह के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे और मैंने आपको बताया था कि 10 मई 1857 को ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। तो इस रिवोल्ट का कारण क्या था, क्यों 10 मई 1857 को रिवोल्ट हुआ था, क्या क्या इसका वजह था, उसको हम लोग जानने का कोशिश किए थे। और उसको हम लोग उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें 5 कारण मैंने लिखा था, मुख्यतः आर्थिक कारण, राजनीतिक प्रशासनिक कारण एक साथ हम लोग कर दिए थे, सामाजिक धार्मिक कारण एक साथ कर दिए थे, सैन्य कारण और तात्कालिक कारण। इस 5 कारण में हम लोगों ने आर्थिक कारण और राजनीतिक प्रशासनिक कारण, है ना, हम लोग पढ़ लिए थे। अगर इसको आप तोड़ना चाहें तो आप राजनीति को अलग कर लो, प्रशासनिक को अलग कर लो, फिर आप धार्मिक सामाजिक को अलग कर लो, धार्मिक ऐसे 7 कारण हो जाएगा, 8 कारण हो जाएगा, बहुत सारे कारण हो सकता है। तो मैंने एक साथ जो मिलता जुलता कारण है उसको एक साथ हम लोग क्या करें, एक साथ आप लिख सकते हैं। ऐसे भी वर्ड को अपना बचाने के लिए आप एक साथ भी लिख सकते हैं। एग्जाम में खास करके मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम का बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारा जो ये 1857 रिवोल्ट का क्लास है, 1857 रिवोल्ट हर एग्जाम में पूछता, जितना वनडे एग्जाम है वहाँ से सवाल तो आता ही है। इसके अलावा जो आप सिविल सर्विसेज का मेंस अगर आप देते हैं, मेंस में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है। और मेंस में लिखने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप ये लेक्चर सुनते हैं, आप मेरी बातों को अच्छे से सुनते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं, नोट डाउन कीजिएगा, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। तो 1857 के रिवोल्ट का भी हम लोग कारण सिर्फ देखें, आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन भाग लिए थे, हर व्यक्ति का क्या क्या कहानी था, है ना। तो हर कहानी पे हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे इसका परिणाम क्या था, क्या निकला। और उसके अलावा जो जो फैक्ट्स होगा उस फैक्ट्स को भी हम लोग क्या करेंगे, उस पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आर्थिक और राजनीतिक प्रशासनिक कारण नहीं बताया था। मैंने आर्थिक कारण में आपको बताया था कि भारत का जो उद्योग था वो पूरा ठप हो चुका था। ठप इसलिए हो चुका था कि इंडियंस लोगों पर इतना ज़्यादा टैक्स का रेट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ मतलब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रहा है ना। 1858 से क्राउन का शासन आएगा। तो याद रखिएगा, टैक्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, है ना, इंडियंस लोगों पे टैक्स लग गया, और जबकि विदेशी लोग जो थे उस पर टैक्स ज़्यादा नहीं लगा। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटिश का जो वस्तु था वो ज़्यादा सस्ता हो गया भारत में, और हमारा वस्तु क्या हो गया, महंगा हो गया, जिसकी वजह से हमारा वस्तु, है ना, वो बिकना बंद हो गया, क्योंकि लोग सस्ता ही खरीदेंगे। तो एक तो हमारा जितना कुटीर उद्योग था, स्मॉल इंडस्ट्री था, ये सब पूरा टूटना शुरू हुआ। मैंने आपको एग्जांपल कुछ दिया था, अलीगढ़ का ताला उद्योग, इस तरह का बहुत सारा छोटा छोटा उद्योग हम लोग करते थे, वो ठप होना शुरू हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आर्थिक कारण में, जैसे फेमाइन, मतलब अकाल, लगातार अकाल पड़ा, और कभी कभी तो कृत्रिम अकाल भी पड़ा, मतलब आर्टिफिशियल अकाल भी पड़ा। एक तो नेचुरल अकाल तो पड़ता ही था, कृत्रिम अकाल भी पड़ता था। आर्टिफिशियल अकाल अंग्रेज जानबूझकर अकाल ले आते थे। एक तो वो क्या करते थे, भारत में जो अनाज उत्पादन होता है, जो उत्पादन होता था, उसको उठा के वो अपने सैनिक लोगों में, है ना, ब्रिटिश में या जहाँ जहाँ उसका ये है सैनिक लोग हैं उसमें बांट देते थे। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसा भी, जैसे विवेकानंद ने भी चर्चा किया कि बंगाल में बहुत सारा चावल को बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया गया, जानबूझकर फेंक दिया गया, ताकि वहाँ के लोग, है ना। तो आप एक बार समझना, तो फेमाइन, है ना, अकाल जब बार बार पड़ रहा है और सरकार इसके लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है, उसकी वजह से भी लोग नाराज थे। बाढ़ का आना, जब बाढ़ लगातार आता था तो उस पर भी सरकार कोई काम नहीं करता था। तो ये सब आर्थिक कारण था। तो किसान परेशान, मजदूर परेशान, है ना। तो ये सारे लोग क्या थे, परेशान थे। जो भारत के उद्योगपति थे, छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे इंडस्ट्री चलाने वाले जो थे, छोटा छोटा काम करने वाले लोग थे, वो लोग भी परेशान। और मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ से लेबर को ले जाया जाता था, और लेबर कॉस्ट, लेबर को जो पैसा मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता था। तो होता क्या था कि श्रम ज़्यादा करवा दिया जाता था, पैसा बहुत कम देता था, है ना, और ज़बरदस्ती, है ना, ज़बरदस्ती श्रम करवाया जाता था। तो ये सब कारण हम लोग देखे थे आर्थिक में। राजनीतिक प्रशासनिक कारण भी हम लोग पढ़ चुके थे। तो आप जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसे आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो राजनीतिक कारण मैंने आपको जैसे सब्सिडरी अलायंस के बारे में बताया था, मैंने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में बताया था। तो ये सब मैंने पिछली क्लास में हम लोग बात कर चुके थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण, ये क्या था, फिर सैन्य कारण, फिर तात्कालिक कारण हम लोग देखेंगे। तो समझिएगा सामाजिक कारण क्या था, समाज के लोग क्यों 1857 के रिवोल्ट में आए, है ना, क्या वजह था इसका। देखिए, पहला चीज़ तो आप समझना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आया, समाज में हमारे साथ बहुत भेदभाव होता था। एक तो हम लोग को वो निकृष्ट समझता था,
वो जानता था कि ये लोग जो है, ये लोग एक तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ऊपर से हम लोग को जंगली समझा जाता था, तो भेदभाव करना। दूसरा चीज़ क्या होता था कि जो वो शासन हमारे पे करता था तो समाज के लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाए। एक तो हमारे से देखने में वो अलग, बहुत ज़्यादा गोरे 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 लोग रहते थे, हम लोग को लगता था कि ये इस क्षेत्र का नहीं, कोई भी शासन यहाँ पे कर रहा है वो अपने जैसा दिखता है तो लगता है कि हाँ एक ही क्षेत्र के लोग हैं। तो एक तो दिखता था ये अजीब, है ना, मतलब हम लोग के हिसाब से हम लोग को समझ नहीं आता था ये, है ना, ये। दूसरा चीज़ कि इसका भाषा हम लोग को समझ नहीं आता था, हम लोग अपना लोकल लैंग्वेज बोलते थे, कोई बंगाली बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, इस तरह का बात, है ना, लेकिन ये इंग्लिश बोल रहा है, बहुत लोगों को समझ नहीं आता था, तो समाज से ये जुड़ नहीं पाया था। और समाज के लोग परेशान इसलिए थे क्योंकि देखिए ये क्या किया, समाज में बहुत सारा रीति रिवाज चल रहा था हमारे यहाँ, और बहुत सारे रीति रिवाज को इसने क्या किया, कानून बनाकर खत्म करने का कोशिश किया, जिसकी वजह से कुछ रूढ़िवादी लोग नाराज हो गए। अब जैसे समझिएगा, जैसे सती प्रथा, सती प्रथा आप पढ़े होंगे 1829 में उसके लिए क्या बना था, एक्ट बना था, एंटी सती एक्ट 1829। तो अच्छा आप बोलिए सती प्रथा तो अच्छा ही कदम है, तो राजा राम मोहन रॉय ने प्रयास किया, बहुत ज़बरदस्त प्रयास किया, और विलियम बेंटिक उस समय के गवर्नर जनरल, है ना, तो विलियम बेंटिक जो था वो क्या किया, इस पर एक्ट बना दिया, कानून बना दिया। तो कानून तो बना, अच्छा कदम तो था, लेकिन क्या हुआ कि जो रूढ़िवादी थे उनका कहना था, ऑर्थोडॉक्स जो थे उनका कहना था कि हमारे धर्म पे तुम प्रहार क्यों कर रहा है, तुम कौन होता है मेरे धर्म पे कानून बनाने वाला, मेरा समाज है, जो भी रीति रिवाज करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो जब अंग्रेज लगातार एक तरह से आप कह सकते हैं कि समाज सुधारक कानून बनाया, उस पर भी बहुत लोग नाराज हुए, और वो नाराजगी दिखा 1857 में। तो ये भी आप अपने कारण में लिख सकते हैं कि सती प्रथा पे कानून बनना, है ना, आगे चलकर विधवा पुनर्विवाह, है ना, जो वीडो रीमैरिज एक्ट बना था 1856 का, तो 1856 का जो वीडो रीमैरिज एक्ट था उससे भी लोग परेशान थे। डलहौजी के टाइम में वीडो रीमैरिज एक्ट को लाया गया था, और लॉर्ड कैनिंग के टाइम में उसको क्या किया गया था, पास किया गया था। और आपने नाम सुना होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके प्रयास से। तो वीडो रीमैरिज एक्ट जब पास हो गया कि अब विधवा को भी पुनर्विवाह, मतलब उनको भी विवाह करने का अधिकार, अभी तक पुरुष को विवाह करने का अधिकार था, अब महिलाओं को भी विवाह करने का अधिकार दिया गया। तो कुछ पुरुषवादी जो रूढ़िवादी लोग थे वो लोग भी नाराज हो गए कि अंग्रेज ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे धर्म पे प्रहार क्यों कर रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, फिर 1857 रिवोल्ट में वो लोग भी आएंगे। नरबली प्रथा, यानी इस तरह का दास प्रथा, बहुत सारा प्रथा चलता था जिसपे अंग्रेजों ने कानून बनाया, वो सब भी एक कारण। तो आप लिखना चाहोगे तो ये भी कारण लिख देना, सामाजिक कारण में ये कारण भी होता था। क्लियर। इसके अलावा देखिए 1813 में चार्टर्ड एक्ट आया था, और 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट था वो ईसाई मिशनरियों को ये इजाजत देता था कि तुम एक तरह से प्रमोट करता था कि तुम धर्म परिवर्तन करवा सकता है, लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर सकता है। अब होने क्या लगा कि भारत में जो सबसे बड़ा धर्म था हिंदू और मुसलमान, है ना, मतलब हिंदुइज्म एंड इस्लाम, है ना, यहाँ के इन लोगों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया वो लोग। और ईसाई मिशनरी घूम घूम के क्या करते थे, मैसेज देते थे और लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते। तो धर्म परिवर्तन करना ये भी एक कारण बना 1857 का रिवोल्ट का। ये क्लियर। अच्छा, इसके अलावा जो ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता था उसको पैतृक संपत्ति में अधिकार दे दिया गया। मतलब हुआ क्या, अंग्रेज के ज़माने में राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था, राइट टू प्रॉपर्टी छीन लिया गया था हम लोग से। पैतृक संपत्ति आपका इन्हीं की, आपका पैतृक संपत्ति आप ले सकते नहीं। आपको पता है कि बहुत सारा कानून अंग्रेज ने ऐसा बनाया कि जो ज़मींदार का या जो किसान का जो ज़मीन होता था उस पर कब्जा कर लेना या उससे ले लेना, कुछ कानून का हवाला दे करके इसको तुम फॉलो नहीं किया इसलिए तुमसे हम ये ज़मीन ले रहे। तो जो पैतृक भूमि लोगों का होता था वो सब लुटा जाता था। तो अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया, बोले कि अगर जो ईसाई धर्म में आ जाएगा, जो क्रिश्चियन बन जाएगा, तो उसका पैतृक संपत्ति बचा रहेगा। तो एक तो बड़ा भेदभाव वाला कानून है, बहुत ज़्यादा भेदभाव वाला कानून है ना। तो इसके अलावा अगर कोई ईसाई धर्म अपनाता है तो नौकरी अगर वो कर रहा है तो उसमें प्रमोशन भी उसको मिलेगा, मतलब पदोन्नति मिलेगा उसको। इंडियंस को पदोन्नति नहीं मिलता था, प्रमोशन नहीं मिलता था। लेकिन अगर तुम इस इंडियन रिलीजन को जो मान रहा है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम ये सब, है ना, बौद्ध जैन सिख, है ना, तो इन लोगों को यहाँ पे प्रमोशन नहीं मिलता था। लेकिन जो ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया वो लोग को प्रमोशन मिल जाता था। तो ऐसा भेदभाव वाला कानून क्या होने लगा, अंग्रेज बना लेगा, तो पूरा डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा रंग भेद, है ना, गोरा काला, हम लोग को काला करके वो लोग पुकारता था।
तो आप समझ ना, ये सब कारण जो है सामाजिक और धार्मिक कारण बना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये सब कारण है ना। तो बस दिमाग में रखना, जितना प्रथा था, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, ये नरबलि प्रथा, ये सब पे कानून जब बना तो उससे कुछ लोग नाराज हुए, उसकी वजह से धर्म परिवर्तन एक कारण बना है ना। धर्म परिवर्तन की वजह से धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला नीति बनाया अंग्रेज, तो ये सब कारण इसमें आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सैन्य कारण क्या था, सैन्य कारण को आप समझिएगा। सैन्य कारण में ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण था, क्योंकि इस विद्रोह को हम लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सैन्य कारण में क्या क्या कारण था, जैसे एक तो सेना लोगों का प्रमोशन नहीं होता था, वो ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार तक पहुंच पाते थे, उस पोस्ट तक पहुंच पाते थे, बहुत ऊंचा पोस्ट उनको नहीं मिलता था, कितना भी मेहनत कर ले। और मेहनत ज़्यादा इंडियन सोल्जर ही करते थे, ब्रिटिशियर लोग आराम करते थे और इंडियंस लोगों से क्या करते थे, काम करवाते थे। एक तो ये, एक तो हमारे लिए शब्द ये लोग बहुत गलत गलत प्रयोग करता था, ये हम लोग को सुअर बोलता था, है ना, पिग, है ना, सुअर बोल रहा है, तो इस तरह का शब्द हमारे ब्लैक बोलता था हम लोग को, काले लोग, है ना, निकृष्ट लोग, छोटे लोग, इस तरह करके, है ना। तो एक तो ये बहुत बड़ा कारण, ये इस तरह का बात बोलना, लगातार बेइज्जत करना, तो सेना लोग परेशान हो जाएंगे। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया, या एक नियम बनाया, अंग्रेज़ों ने बोला कि जो इंडियन सोल्जर है वो अगर इंडिया में भर्ती होते हैं, मतलब वो सैनिक में भर्ती होते हैं, तो उनको विदेश भी जाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ ब्रिटिशर का हुकूमत है, जहाँ जहाँ लड़ाई चलेगा, फ्रांस में लड़ाई चलेगा, इटली में लड़ाई चलेगा, अफ्रीका में लड़ाई चलेगा, जहाँ तुमको भी जाना पड़ेगा। अब देखिए इससे प्रॉब्लम क्या हो, हिंदू धर्म में खास करके लोग नाराज़ हो गए, जो सेना हिंदू धर्म को फॉलो करते तो वो नाराज़ हो गए। वो इसलिए नाराज़ हो गए क्योंकि हिंदू धर्म में एक परंपरा, एक प्रथा था कि समुद्र पार नहीं करना। समुद्र पार अगर आप करते हैं तो आपको अपवित्र माना जाता है, फिर आपसे लोग रिश्ता तोड़ देते। अब सबसे ज़्यादा तो परेशान कुंवारे लोग हो जाते थे, जिनका शादी नहीं होता था, वो ज़्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि पता चला समुद्र पार किया, अब उसके यहाँ कोई रिश्ता ही नहीं, पूरा समाज उससे रिश्ता तोड़ लिया, बोले कि इसका बेटा समुद्र पार किया। अब समुद्र पार करके पता नहीं क्या क्या कांड किया होगा, ऐसा लोग सोचते थे। तो समुद्र पार करना ये अच्छा नहीं माना जाता था हिंदू धर्म में। तो अब हिंदू सैनिक लोग क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे, बोलेंगे नहीं, हम यहाँ पे भर्ती हो रहे, इंडिया में भर्ती, यहीं पे हमको जहाँ भेजना भेजो, है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल, गुजरात, इंडिया में कहीं भी भेजो, समुद्र पार करके हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन अंग्रेज ने नियम बना दिया, नहीं जाएगा तो फिर, है ना, नौकरी चला जाएगा तो फिर खाएंगे क्या। तो मतलब ना चाहते हुए भी हमको रहना पड़ रहा है और अंग्रेजों को झेलना पड़ रहा है। तो सैनिक लोग बहुत परेशान। वेतन याद रखिएगा, सैनिकों का वेतन अच्छा नहीं था, वेतन बहुत कम मिलता था इनको, अंग्रेजों को ज़्यादा मिलता था, काम कम करते थे, ज़्यादा वेतन मिलता था। इंडियंस लोग काम ज़्यादा करते थे, वेतन कम मिलता था, तो वेतन एक बढ़ता उड़ता नहीं था, मैंने बताया प्रमोशन नहीं होता था इनका। तो सैनिक लोग बहुत परेशान थे, सैनिक लोग बहुत परेशान थे। और तात्कालिक कारण जो है ये भी सेना से ही जुड़ा है, ये भी सेना से ही जुड़ा है, और तात्कालिक कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। इमीडिएट रीजन क्या था, इमीडिएट काउज क्या था 1857 रिवोल्ट का। तो तात्कालिक कारण क्या था समझ लीजिएगा। तात्कालिक कारण था एक सेनाओं में बहुत तेजी से एक बात फैला। क्या फैला, हुआ क्या था, सेना लोगों को अंग्रेजों ने नया राइफल दिया, और उस राइफल का नाम था न्यू एनफील्ड राइफल। तो ध्यान रखिएगा, सेना के पास नया हथियार आया जिसका नाम था न्यू एनफील्ड राइफल। उससे पहले लोहा का बंदूक होता था उनके पास, और लोहा का बंदूक जिसको ब्राउन बेस कहते हैं, उसका नाम था क्या, ब्राउन बेस, याद रखिएगा। तो ब्राउन बेस के जगह पर एनफील्ड राइफल आया, और एनफील्ड राइफल में होता क्या था, उसमें कारतूस को दांत से खींचना होता था, और हल्ला ये उड़ा, ये जो कारतूस होता था वो चर्बी का बना होता था, और वो गाय और सूअर का चर्बी का होता था। अब इसकी वजह से हिंदू और मुसलमान क्या हो गए, नाराज हो गए, क्योंकि गाय उनके लिए पवित्र है, गाय को माता कहते हैं वो लोग, और गाय का वहां पे क्या है, चर्बी में गाय का मांस वहां पे है ना, गाय का चर्बी है वहां पे। इसके अलावा सूअर जो है वो इस्लाम में हराम माना जाता है, सूअर को लोग नहीं खाते, तो वो लोग नाराज हो गए। तो ये बोला कि तुम मेरे धर्म पे क्या कर रहा है, प्रहार कर रहा है। तो इसका जोरदार विरोध होना शुरू हुआ। एक तो ये चीज, एक हल्ला ये हुआ, वो भी तात्कालिक कारण में, कि आटा में
चर्बी का चूर्ण मिला दिया गया, मतलब वो चर्बी का चूर्ण मिला दिया आटा में। और सेना के पास जो आटा था आता था, जो लोग रोटी खाते थे उसमें चर्बी होता था। तो सैनिकों ने बोला कि ये मेरा तुम लोग क्या कर रहा है, धर्म भ्रष्ट कर रहा है, और इसका विरोध करना शुरू किए। और इसका विरोध जो सबसे पहली बार किए थे, उस वीर का नाम था मंगल पांडे। उन्होंने इसका सबसे पहली बार विरोध किया था। वो 34वें रेजिमेंट बैरकपुर के सेना थे, बैरकपुर छावनी है ना, बंगाल में पड़ता है। तो उसके सेना मंगल पांडे ने जोरदार विरोध किया इसका। मंगल पांडे बोले कि इसको हम लोग अपने मुंह में नहीं लगाएंगे, इसको चेंज करो। और इस पे पूरा विरोध करने लगे, एक तरह से क्रांति टाइप का ले आए, और वो हिम्मत दिखाए अंग्रेज को बोलने का। अब देखिए क्या हुआ, अंग्रेजी अधिकारी उनको पकड़ने आए, वो गोली मार दिए, अंग्रेजी अधिकारी को मार दिए। जब मंगल पांडे गोली मारे तो लोगों में एक ऊर्जा आया। हाँ, ये हुआ फिर आगे चलकर, जैसे ये घटना है 29 मार्च का, 29 मार्च 1857, और आगे चलकर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। तो उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया, सेना में पूरा हाहाकार मच गया। सेना को लगा कि अब हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा, अंग्रेज का विरोध करना पड़ेगा। कुछ दिन थोड़ा बहुत है ना, 25 दिन कुछ माहौल शांत रहा मंगल पांडे के फांसी के बाद। लेकिन 6 मई 1857 को होता क्या है, 6 मई 1857 को सैनिक लोग बहुत ज़्यादा विरोध करने, फिर से विरोध शुरू हो गया, विरोध करना। और सैनिक लोग जब विरोध करना शुरू किए और बोले कि हम लोग ये कारतूस, ये जो तुम्हारा एनफील्ड राइफल है, इसको यूज़ नहीं करेंगे, ये बेकार, इसको हटाओ। तो अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया, बोला कि अब जो इसका विरोध करेगा उसको 10 वर्ष तक का सज़ा मिलेगा और उसका हथियार उससे छीन लिया जाएगा। और बहुत सारे सैनिक का मेरठ में हथियार छीन लिया गया और उनको जेल में घुसा दिया गया, सब कुछ सैनिक लोग को जेल में डाल दिया गया। अब सेना ने देखा कि अब ये अति हो गया, अत्याचार हो रहा हमारे साथ, अगर अब नहीं हम लोग कदम उठाएंगे तो फिर कब। तो फिर ऐसे ही कल उसके साथ हुआ, आज मेरे साथ भी होगा। और सैनिक यहाँ पे, मेरठ के सैनिक एकजुट होना शुरू हुए। और 10 मई 1857 वो दिन था जो रिवोल्ट स्टार्ट कर दिए, क्रांति ले आए। उस दिन 1857 10 मई को हुआ क्या, मेरठ में वो लोग हमला कर दिए ब्रिटिशियर पर, इंडियन सोल्जर्स। और ब्रिटिशियर पर हमला करके जितने हमारे सैनिक जेल में बंद थे, सबका जेल का ताला तोड़कर सब सैनिक को क्या किए, बाहर निकाले, हथियार ढेर सारा लिए। और सारे सैनिक एक साथ इकट्ठा होकर 10 मई को मेरठ से रवाना हुए और 11 मई को सुबह सुबह वो दिल्ली पहुंचे। और जब वो दिल्ली पहुंचे तो वहां पे क्या होता है ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कि दिल्ली में जब सेना पहुंचते हैं तो वहां क्या क्या उनके साथ होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।